हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समाज विज्ञान हमारे अतीत पार्ट 10, जिसका नाम है दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। क्या इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले से ही कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके जरूर जाना है, और जो भी इस चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आज चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट तरफ। क्या कहा गया है, प्राधिकार का चित्रण। औपनिवेशिक भारत में बेहद लोकप्रिय होने वाली एक और कला शैली रूप चित्रकारी थी। ब्रिटिश और भारतीय दोनों देशों के अमीर और ताकतवर लोग किरमिच पर अपनी छवि देखना चाहते थे। छोटे आकार के रूप चित्र बनाने के मौजूदा भारतीय परंपरा के विपरीत औपनिवेशिक रूप चित्र आदम कद आकार के होते थे और बिल्कुल सच्चे लगते थे। रूप चित्रण की यह नई शैली इस साम्राज्य की वजह से पैदा हो रही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब-दाब को दर्शाने का भी आदर्श साधन थी। आगे देखते हैं, जैसे जैसे रूप चित्रकारी लोकप्रिय होती गई, बहुत सारे यूरोपियन रूप चित्रकार लाभदायक काम की तलाश में भारत आने लगे। योहान ज़ॉफनी यूरोप से आने वाले सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से थे। उनका जन्म जर्मनी में हुआ था और वे बाद में इंग्लैंड जाकर बस गए थे। 1780 के दशक के मध्य में वे 5 साल के लिए भारत आए थे। चित्र 4 और 5 ज़ॉफनी द्वारा बनाए गए रूपचित्र के 2 उदाहरण हैं। इनमें आप भारतीय नौकरों और औपनिवेशिक बंगलों के लंबे चौड़े लॉन को भी देख सकते हैं। इनमें भारतीयों को दब्बू और कमतर हैसियत में दिखाया गया है। वे अपने गोरे स्वामियों की सेवा कर रहे हैं, जबकि अंग्रेजों को श्रेष्ठतर और मालकों के अंदाज में दिखाया गया है। वे अपने कपड़ों का प्रदर्शन कर रहे हैं, शाही अंदाज में खड़े हैं या दम्भ पूर्वक बैठे हुए हैं और ऐश्वर्य भरा जीवन जीते हैं। भारतीय लोग ऐसे चित्रों के केंद्र में कभी नहीं दिखते थे। वे आमतौर पर धुंधली पृष्ठभूमि में ही दिखाई देते थे। बहुत सारे भारतीय नवाब भी यूरोपीय चित्रकारों से विशाल तैल रूपचित्र बनवाने लगे थे। आप देख चुके हैं कि किस तरह अंग्रेजों ने भारतीय दरबारों में आने अपने रेजिडेंट तैनात किए और राजाओं की ताकत को नज़रअंदाज करते हुए किस तरह वे रियासतों का शासन नियंत्रित करने लगे थे। कुछ नवाबों ने इस दखलंदाजी का विरोध किया, जबकि कुछ ने अंग्रेजों की राजनीतिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। वे अंग्रेजों के साथ मेलजोल चाहते थे और उनकी शैलियों और रुचियों को अपनाना चाहते थे। मोहम्मद अली खान इसी तरह के एक नवाब थे। 1770 के दशक में अंग्रेजों के साथ हुए एक युद्ध के बाद वह ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर आश्रित हो गए थे, परंतु इसके बावजूद उन्होंने टिली कैटल और जॉर्ज विलियमसन नाम के 2 यूरोपीय कलाकारों को अपने रूपचित्र बनाने का जिम्मा सौंपा और ये पेंटिंग इंग्लैंड के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों को भेंट की। नवाब मोहम्मद अली अपनी राजनीतिक सत्ता गंवा चुके थे, परंतु इन रूपचित्रों में वह खुद को एक शाही और रौवीले अंदाज में देख कर खुश हो सकते थे। चित्र 6 में विलियमसन द्वारा बनाए गए उनके चित्र को देखिए। आप समझ सकते हैं कि नवाब किस मुद्रा में चित्र बनवा रहे हैं और अपने शाही अंदाज को उन्होंने किस तरह दर्शाया है। इतिहास को चित्रित करना साम्राज्यवादी कला की एक और श्रेणी थी, जिसे इतिहास की चित्रकारी कहा जाता था। इस शैली के चित्रों में ब्रिटिश शाही इतिहास की विभिन्न घटनाओं को नाटकीय रूप से चित्रित किया जाता था। 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इस तरह की चित्रकारी को
भारी सम्मान भी नज़र से देखा जाता था और वह काफ़ी लोकप्रिय थी। भारत में अंग्रेज़ों को जीत ब्रिटेन के इतिहास चित्रकारों के लिए एक उपयोगी सामग्री थी। ये चित्रकार मुसाफिरों के ब्यौरों और रेखा चित्रों के आधार पर ब्रिटिश जनता को देखने के लिए भारत में ब्रिटिश कार्रवाइयों की सुंदर छवि तैयार करने की कोशिश करते थे। इस तस्वीरों में भी अंग्रेज़ों का यशगान होता था। उनकी सत्ता, उनकी विजय और उनकी श्रेष्ठता इन चित्रों के केंद्र में ही थी। इन इतिहास चित्रों में से एक शुरुआती चित्र 1762 में फ्रांसिस हेमन द्वारा बनाया गया था, जिसे लंदन स्थित वॉक्सहॉल गार्डन में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया था। चित्र 7 अंग्रेज़ों ने कुछ ही समय पहले प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफ़र को मुर्शिदाबाद का नवाब बनाया था। अंग्रेज़ों को यह जीत साजिश से मिली थी और साजिश में मदद देने वाले गद्दार मीर जाफ़र को नवाब का ओहदा तोहफे में दिया गया था। हेमन द्वारा बनाए गए चित्र में आक्रमण और जीत के इस दृश्य को नहीं दिखाया गया है। इसमें मीर जाफ़र और उनके सैनिकों द्वारा प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव की अगवानी का दृश्य दिखाया गया है। जैसे कि आप दोस्तों चित्र में देख सकते हैं, ये उनके द्वारा बनाए गए जो चित्र थे जिन्हें वह दर्शा रहे हैं। आगे चलते हैं। ब्रिटिश सैनिक विजय का जश्न सेरिंगापाटम अब श्रीरंगपट्टनम के युद्ध पर आधारित बहुत सारे चित्रों में देखा जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, मैसूर के टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से थे। आखिरकार 1799 में सेरिंगापाटम की प्रसिद्ध लड़ाई में ही उनकी हार हो गई। चित्र 8 में आप देख सकते हैं कि चित्रकार ने युद्ध के दृश्य को किस तरह दिखाया है। इसमें अंग्रेज टुकड़ियाँ किले पर चारों तरफ से धावा बोल रही हैं। अंग्रेज सिपाही टीपू के सिपाहियों को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, दीवारें फाड़ रहे हैं, टीपू के किले के ऊपर ब्रिटिश झंडा फहरा रहे हैं। यह चित्र जबरदस्त उथल पुथल और ऊर्जा से भरपूर है। यह पेंटिंग इस घटना को नाटकीय रंग में पेश करती है और अंग्रेजों को जीत का गौरवगान कर रही है। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक चित्रों ने शाही फतह की लोक स्मृतियाँ गढ़ने का भी प्रयास किया। उनकी कोशिश भी थी कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगह अंग्रेज़ों के जीत आम जनता की स्मृति में बनी रहे। उनका मानना था कि इस तरह वे अंग्रेज़ों को अजय और सर्वशक्तिशाली साबित कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं दरबारी कलाकारों का क्या हुआ। जो कलाकार अब तक लघु चित्र बना रहे थे उनका क्या हुआ। भारतीय दरबारों में मौजूद चित्रकारों ने शाही कला की इन नई परंपराओं पर किस तरह की प्रतिक्रिया दी। विभिन्न दरबारों में हम विभिन्न रुझान देख सकते हैं और मैसूर में टीपू सुल्तान ने न केवल जंगल के मैदान में जाकर अंग्रेज़ों से लोहा लिया बल्कि उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का भी विरोध किया। वह स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहन देते रहे। सेरिंगपाटनम स्थित उनके महल की दीवारों पर स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र लगे होते थे। चित्र 10 में इसी तरह का एक भित्ति चित्र दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में 1780 में पोलीलोर में हुए इस प्रसिद्ध युद्ध का जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें टीपू और हैदर अली ने अंग्रेज फौजों को धूल चटाई थी। आप जैसे कि इस चित्र में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। मुर्शिदाबाद के दरबार में एक अलग रुझान देखने को मिलता है। यहाँ सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर अपनी
कठपुतलियों को बैठा दिया था। पहले उन्होंने मीर जाफ़र और उसके बाद मीर कासिम को नवाब बनाया। मुर्शिदाबाद रियासत में स्थानीय लघुचित्र कलाकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे अंग्रेजों की अभिरुचियों और कला शैलियों को सीखें। चित्र 11 इस बात का उदाहरण है। यह ईद के एक जुलूस की तस्वीर है। 18वीं सदी के आखिर में एक दरबारी कलाकार द्वारा बनाई गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे मुर्शिदाबाद के स्थानीय लघुचित्र कलाकार यूरोपीय यथार्थवाद के तत्वों को अपनाने लगे थे। इस चित्र में उन्होंने परिप्रेक्ष्य विधि का इस्तेमाल किया है, जो नज़दीक और दूर वाली चीज़ों के बीच दूरी का बोध देती है। चीज़ों को जीवंत और असली दिखाने के लिए उन्होंने रोशनी और परछाई का इस्तेमाल किया है। ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाने पर बहुत सारी स्थानीय रियासतों का प्रभाव और धन संपत्ति समाप्त होती गई थी। अब ये दरबार ऐसी स्थिति में नहीं रहे गए थे कि चित्रकार का खर्चा उठा सकें और उन्होंने दरबार की सेवा के बदले पैसा दे सकें। ऐसे में चित्रकार अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करते, उनमें से बहुत सारे अंग्रेज़ों की शरण में जाने लगे। साथ ही भारत आए अंग्रेज अफसरों को ये समझ में आने लगा कि उपनिवेशों में उनका जीवन वैसा नहीं है जैसा इंग्लैंड में था। लिहाजा वे अपनी ऐसी तस्वीरों बनवाना चाहते थे जिनके सहारे वे भारत को समझ सकें। वे भारत में अपने जीवन की यादगार के तौर पर ऐसी चीज़ें चाहते थे जिन्हें पश्चिमी दुनिया के सामने पेश कर सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय कलाकार स्थानीय पौधों और जानवरों की ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों की त्योहारों और जुलूसों की व्यवसायों और दस्तकारी की जाती और समुदायों की पेंटिंग्स बनाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इन तस्वीरों को बड़े शौक से अपने संग्रह में जोड़ लेते थे। इन चित्रों को कंपनी चित्रों के नाम से जाना जाता था, परंतु सभी कलाकार दरबारी चित्रकार नहीं थे। वे सभी नवाबों के लिए चित्र नहीं बनाते थे। आइए देखें कि दरबार में बाहर क्या चल रहा था। दोस्तों, आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे इस नई हेडिंग को, नई भारतीय लोक कला। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाए और जो भी चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।